हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो इस बात पे रहेगी कि दशा क्या चीज़ है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर जो 1-1 घंटे का लाइव होता है, आप लाइव शो क्यों नहीं करते? देखिए, 1 घंटे के लाइव शो को करके अपनी इमेज को चमकाने वाला काम कोई अर्थ ही नहीं रखता। क्योंकि किसी भी कुंडली को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए कई बार काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगता है और मैं इतनी दूर बैठ के दूर-दूर के देशों के और अलग-अलग राज्यों के लोगों की कुंडलियों को देख रहा हूँ। तो मुझे ये नहीं पता चलेगा उतनी देर में कि आप उस समय किस एग्ज़ैक्ट दशा में हो। मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ समझा रहा हूँ कि जो चीज़ हमें दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि जो हमें दिख रहा है, वो आपके मस्तिष्क के ऊपर भी काम कर रहा हो। क्योंकि मैंने बार-बार एक ही शब्द रिपीट किए हैं, जो ज़िंदगी में हो रहा है, वो कुंडली में दिखे, तब तो वो कुंडली सार्थक है, अन्यथा नहीं। अब हमारे को बस कुछ दशाओं को लेके हम लोग चलते हैं, खासकर वो लोग जो यूट्यूब्स को देख-देख के सीख रहे हैं, उन्हें क्या लगता है बस विमशोत्तरी, विमशोत्तरी और विमशोत्तरी, क्योंकि उससे आसान कोई दशा ही नहीं होती। जबकि जिन लोगों ने थोड़ा-सा पढ़ा होगा खुद से मेहनत करके, उन्हें पता है कि 144 दशाएँ होती हैं और दशाओं को पकड़ने के अपने-अपने तरीके होंगे। तो 1 घंटे के शो में 50-100 लोगों से बात करने में आप वो चीज़ों को नहीं पकड़ सकते। उसको पकड़ने में, उसको समझने में टाइम लगता है। आपके सामने ये एक जातक की कुंडली है। इन्होंने भी मुझसे एक बार कहा कि सर मेरी भी कुंडली देखिए, और मैं उस टाइम भी एक स्टेज में था, मैं कहता भी था कि देखो दशा मैं ये तो बता दूँगा कि ये चीज़ हो रही है, मगर कई बार मैं दशा में फ़ेल हो जाता था। और वो भी एक समय था कि हमें दशा लगाते ही नहीं बन रही थी। मैंने कहा भी था कई लोगों से कि भाई देखो बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन दशा में कुछ फँस रहा है, जो हमें पकड़ में नहीं आ रहा। और आज की स्थिति ये है कि उस चीज़ को पकड़ते-पकड़ते मुझे ये पता है कि 3 अलग-अलग प्रकार की दशाओं को लगाया जा सकता है, तो एक चीज़ बारीकी से समझी जा सकती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो समय के साथ परिस्थितियों को देखकर करनी पड़ती हैं। अभी जैसे कि ये कुंडली आपके सामने है, इस कुंडली के अंदर अगर मैं पहले दशा को भूल जाऊँ, तो मैं पहले 2 चीज़ों को देखता हूँ। मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, इस व्यक्ति के पिछले जन्म से इनके ऊपर एक प्रभाव है राहु का और इनके ऊपर एक प्रभाव रहेगा चंद्रमा का। चंद्रमा का प्रभाव जो है, ये जीव अपने ऊपर लेकर आए हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पे चंद्रमा शनि की दृष्टि से पीड़ित है, इस वजह से मानसिक परेशानियों का सामना उस आत्मा को करना है। बार-बार वो आत्मा आत्मग्लानि में जाएगी। ये पहला फिक्स पोज़ीशन है, जिसे हम कहेंगे कि पास्ट से कनेक्ट हो चुका, ठीक? दूसरा है राहु का कनेक्शन। राहु का कनेक्शन है तो वो कहीं न कहीं आपके ऊपर झूठे आरोप आ जाएँ, आपकी इमेज को अप एंड डाउन किया जाए, आपके बेवजह दुश्मन खड़े हो जाएँ, ये आपकी ज़िंदगी में होगा। ये पूर्व जिसे हम जोड़ रहे थे, ये उससे होगा, ठीक है? पहली चीज़, ये कुंडली के अंदर पहले समझ में आ जाता है कि क्या कुछ चीज़ों को हम बदल पाएँगे और क्या कुछ चीज़ों को हम नहीं बदल पाएँगे। यानी कि जिसे हम कहते हैं दृढ़ कर्म, वो कर्म जो पिछले जन्म से आए हैं और उसको आप आसानी से बदल नहीं सकते, वो चीज़ें वहाँ पे फिक्स हो जाती हैं। तो ये 2 चीज़ें फिक्स हैं, मेंटल एक एंग्ज़ायटी और दूसरा राहु की वजह से आपके ज़िंदगी में दुश्मनों का आते-जाते रहना। अब सवाल ये उठता है कि ये ज़िंदगी मिली हुई है और इस ज़िंदगी में हम कैसे इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? तो एक प्रॉब्लम हमने बता दी चंद्रमा से, दूसरी प्रॉब्लम है राहु से। अब आइए दूसरा मेजर मुद्दा। आप में से बहुत सारे लोग अपनी कुंडलियों को ऐसे देखते हैं, मेरे कुंडली में ये ग्रह ये इसके साथ बैठा है, वो उसके साथ बैठा है, मेरे में योग है, मेरे में राजयोग है, मेरे में दुःख का योग है। जो राजयोग वाला है, वो बेचारा खुशी से मर गया, और जो बेचारे के पास कोई योग नहीं है, 8वें में बैठा है, वो बेचारा दुःख से मर गया कि मेरी तो ज़िंदगी नरक है, मेरे तो सारे ग्रह 8वें में, 6ठे में, 12वें में बैठे हैं। और जिसके पास अच्छी जगह पे ग्रह बैठे हैं, वही सास में बैठा है कि नहीं कल जो है मेरे साथ अच्छा होगा, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, कल अच्छा होगा। दोनों के दोनों ही अपने-अपने तरीके से गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। देखिए सीधी-सी बात है, आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे योग बने हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर योग फल करे, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। एक बात को ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली के 9 ग्रह हर दिन आपके ऊपर काम तो करते हैं, लेकिन वो अपने भाव के रिज़ल्ट तब करते हैं जब उनकी दशाएँ अन्यथा अंतर्दशाएँ आती हैं। जब तक उनकी दशा अंतर्दशा नहीं आएगी, वो अपने भाव का रिज़ल्ट नहीं करते, वो अपने कारकत्वों का रिज़ल्ट करते हैं। 6, 8, 12 में जब कोई ग्रह बैठता है, तो प्रॉब्लम ग्रह की नहीं है, उसके कारकत्वों की है, उसके कारकत्वों में कमी आती है। ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर आप कारकत्वों की कमी को ओवरकम करना जानते हैं, उस पे भी मैं कभी आगे चर्चा करूँगा। अगर आप वो करना जानते हैं, तो फिर वही 6, 8, 12 के ग्रह आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप कारकत्वों को इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो फिर एस्ट्रोलॉजी में कुछ मतलब ही नहीं है। शनि, शनि है, गुरु, गुरु है, चंद्रमा, चंद्रमा है, लेकिन उनके कारकत्व बहुत कुछ है। इसलिए आपके जब कभी भी किसी ग्रह की दशा चलती है, तो उस ग्रह जहाँ का वो स्वामी है, वो भाव एक्टिव होंगे और साथ ही साथ जहाँ वो बैठा है, वो एक्टिव होगा। लेकिन अगर उसकी दशा नहीं चल रही, तो उसके कारकत्व हमेशा एक्टिव रहेंगे। ठीक? ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये कुंडली थी।
ये कुंडली आई भी तो चंद्रमा की दशा में आई। हम भी थोड़े-थोड़े उस समय समझ नहीं पा रहे थे। हमने कहा चंद्रमा अच्छा मन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा दिशा बली है, तो व्यक्ति जो है मनमर्जी की करेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, 8वें घर का भी स्वामी है, अष्टमेश की दशा चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल समय खराब चल रहा है साहब आपका। और कब तक खराब चल रहा है? तो हमने यहाँ पे दशाओं को दिया और दशाओं को उठा के लगा दिया कि 2025 तक का समय खराब है, फिर आपकी समय ठीक हो जाएगी, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रेडिक्शनें फेल हो जाएँगी। 2025 तक आप व्यक्ति को उम्मीद दे दोगे, उसके आगे फिर चीज़ें डाउन हो जाएँगी। क्यों? अब बताता हूँ देखिए। जब इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये एक मशीनरीज़ के काम करते थे, इंडस्ट्रीज़ का काम करते थे। एक समय आया और समय आने के बाद वो चीज़ें धीरे-धीरे पतन हो गईं और ये व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इनके किसी परिचित ने इनसे कह दिया था नाखून को देख के कि भाई आपका समय थोड़ा-सा खराब आ रहा है, अभी आप काफ़ी परेशान रहोगे। उनको ये चीज़ पहले से पता थी कि ये होगा, उसके बावजूद भी वो हो रहा था। और जो चीज़ वो बता रहे थे आप उस इनपुट को देखिए। वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो रिसाइक्लिंग की बात करते हैं। चंद्रमा रिसाइक्लिंग की बात नहीं करता। रिसाइक्लिंग है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी बातें करता है राहु। आविष्कार करना राहु का काम है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे जो मेजर फैक्टर है, वो है कि व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा की दशा का प्रभाव समझ ही नहीं आ रहा था। उनके दिमाग के ऊपर जो आप बोलोगे, वो आपके दिमाग से होता है कनेक्ट। तो जिस ग्रह का प्रभाव है, वो ढूँढना ज़रूरी है और इसको कहते हैं दशा। अब देखिए, विंशोत्तरी में ये दशा जो हम लोग लेते हैं, ये चंद्रमा से ले रहे हैं। ये चंद्रमा से चलने वाली दशा आपकी परिस्थितियों को बता सकती है, ठीक है? लेकिन व्यक्ति का मस्तिष्क क्या काम कर रहा है, ये समझना ज़रूरी है। अब ज़रूरी था इस दशा को यहाँ से बदल देना और इस दशा को मैंने उठाया, लगन के साथ कनेक्ट किया। क्योंकि कहीं न कहीं ये लगन के ऊपर प्रभाव है, चंद्रमा के ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं है कि चंद्रमा से हम दशा को काउंट करेंगे। तो जैसे ही हमने दशा को यहाँ से उठाया, हमें एक बात समझ में आई कि व्यक्ति के ऊपर 2011 से राहु की दशा काम कर रही है, ठीक है? क्योंकि व्यक्ति के ऊपर राहु की दशा काम कर रही है दिमाग के ऊपर, ठीक? परिस्थिति कहाँ काम कर रही है? परिस्थिति काम कर रही है अभी इस भाव से और इस भाव की परिस्थिति तकरीबन 2029-30 तक काम करेगी। 2029-30 तक इस भाव की परिस्थिति काम करेगी। मैं चंद्रमा नहीं कह रहा, भाव की परिस्थिति काम करेगी। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो चीज़ 2024-25 में ठीक होनी है, वो ठीक होने में आगे तक वक़्त जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि व्यक्ति को क्या उपाय कराएँ जिससे कि वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाए? आप अपनी ज़िंदगी में कुछ दशाओं को लेकर आए हैं, ठीक है। ज़िंदगी आपको वो परिस्थितियाँ देती है, ठीक है। आपका नज़रिया होना चाहिए कि ज़िंदगी मुझे कुछ सिखा रही है और जब ज़िंदगी सिखाती है बुरे समय में, तो अच्छे समय में उसी के फल देती है। अच्छे समय में उसी बात के फल देती है। अगर ज़िंदगी अच्छा समय दिखा रही है और आप खुश हैं, तो आप आगे जाके फ़ेल हो जाएँगे। लाइव एग्जाम्पल्स आप लोगों की ज़िंदगी के सामने हैं, कोई बाहर की चीज़ें नहीं है। कोरोना आया, आदमी की ज़िंदगी की ज़रूरत थी, उसको बोला घर में रहो। लंपी वायरस आया, गायें मर रही हैं, वहाँ पे कोई बचाने नहीं जा रहा। समझ रहे हैं आप? चीज़ों के ऊपर कितना डिफरेंशिएट किया जा सकता है, उतनी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी की बारीकी से समझिए। यहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी परिस्थितियों को दिखा रही है, परेशानियों को दिखा रही है, वो आपको बनाना चाहती है, आपको मिटाना नहीं चाहती। ये हमारा डर है, ये हमारा वहम है कि हमारी ज़िंदगी हमें मिटाना चाहती है। जिस दिन वो हमें मिटाने आएगी, उसके पास हज़ार तरीके हैं। 100-100 करोड़ रुपए के अमीर व्यक्ति भी कोरोना काल में 2 मिनट में मर गए और एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, उस पे बीमारी का कोई खर्चा नहीं आया। ज़िंदगी अपनी ओर से इतनी मेहरबान थी, ठीक है? अब बात ये है कि राहु की दशा चल रही है 2011 से, वो बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव दर्शाता है परिवर्तन को, यानी कि दशा कह रही है कि अब आपको परिवर्तन की तरफ आना होगा। परिवर्तन कैसा? परिवर्तन में यहाँ पे स्वामी है चंद्रमा, ठीक है। जो परिस्थिति की दशा है वो भी है चंद्रमा, ठीक। साथ ही साथ जहाँ पे राहु काम कर रहे हैं वो है खोज। खोज किसके ऊपर? चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा की राशि का मतलब है लोगों की मानसिकताओं के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर, चीज़ों को बदल सकने की परिस्थिति का जो मनोविज्ञान है, ज़िंदगी आपको अपने तरीके से सिखा रही है कि कितनी-कितनी तकलीफ़ें हो सकती हैं। अष्टम भाव है, खोज का भाव है, अष्टम भाव है जितने भी गूढ़ विद्याओं के रहस्य हैं, उनका भाव है। राहु भले उनको उतना सपोर्ट ना करे गूढ़ विद्याओं की तरफ, लेकिन फिर भी वो आपको खोजने में ज़रूर सपोर्ट करेगा। और मेरा मानना है कि यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा की राशि है, लोगों की मानसिकताओं को अपने इस परेशान समय में समझने की कोशिश करिए। जैसे ही ये दशा खत्म होगी, आगे गुरु की दशा आएगी। जब गुरु की दशा आएगी तो गुरु इस कुंडली में जो बैठे हैं, वो बैठे हैं आपके नवम भाव में। हायर नॉलेज, हायर लर्निंग, इस हायर नॉलेज और हायर लर्निंग को कौन कंप्लीट करेगा? इस ग्रह के पहले चलने वाले ग्रह की दशा, और यही तो राहु करवा रहा है। आपकी ज़िंदगी में इन बड़े राजयोगों का फल देने के लिए, आपकी ज़िंदगी में इन बड़े राजयोगों का, कितने बड़े राजयोग हैं देखिए। भाग्य भाव के स्वामी का 1st हाउस एंड 4th हाउस के लॉर्ड के साथ संबंध है और साथ ही साथ 7th और 10th
का भी संबंध है। इनके इस रिजल्ट्स को देने के लिए ज़िंदगी ये दशा दिखा रही है जहाँ पे व्यक्ति अगर खोज करना शुरू करे, किसके ऊपर? मानसिकताओं के ऊपर, तो फिर धीरे-धीरे करके वो सारी चीज़ों को समझेंगे और जब आप मानसिकताओं को समझ जाएँगे, तो फिर आप लोगों की मानसिकताओं के हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। किसमें बढ़ाएँगे? व्यापार में बढ़ाएँगे, क्योंकि आज की दुनिया क्या है? वो कस्टम फिट वाली सिस्टम है, कस्टमाइज़ होने वाली चीज़ है और ये सिचुएशन आपको ये करा सकती है। जो मेजर दशा हमें दिख रही थी, ये तो हो गई आपके दिमाग के ऊपर की पावर। आपका दिमाग रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपने दिमाग को रिसर्च वर्क पे लगा दीजिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अब बात करता हूँ वो परिस्थिति जो कि आपके चंद्रमा की दशा बताती है। चंद्रमा की दशा इस बात को दर्शा रही है कि आपको किसी जल तत्व की चीज़ के पास जाके रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो आत्मा बेचैन है, तकरीबन 2030 तक उसको एक चैन मिले। इसीलिए जब आप या तो गंगा नदी के पास जाते हैं तो आपको चैन मिलता है और आप खुद उठ के वहाँ चले जाते हैं। एक चीज़, वो आपकी आत्मा जानती है कि मुझे यहाँ चैन मिलेगा, इसलिए आप उठ के वहाँ जाके बैठ जाते हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि उससे भी ज़्यादा बड़ी जगह, क्यों? क्योंकि 12 नंबर की राशि दिखाती है समुद्र को, समुद्र को। तो मैंने आपसे कहा आप सोमनाथ में चले जाओ, सोमनाथ में समंदर है, 12 नंबर की राशि है, चंद्रमा जल तत्व वहाँ पे मौजूद है। वहाँ कहीं पे भी अगर आप रह के अपने काम को करोगे तो आपका जो काम है वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा को जो शांति चाहिए जल तत्व के पास, वो नदी से ज़्यादा समंदर की चाहिए, तो वो समंदर वाली जो शांति है वो मिलेगी। आत्मा खुश है, आप अंदर से खुश हो। धीरे-धीरे आपका दिमाग तो रिसर्च में काम कर रहा है, लेकिन आपकी परिस्थिति आपको रोक रही है। आप अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर लो। इंसान आखिर यही तो करता आया है। हमने पेड़ काट के मकान बनाए, परिस्थितियों को अपने तरीके से बदला। यहाँ पे परिस्थिति इशारा कर रही है कि अगर मैं ये परिस्थिति ले लूँ, तो मेरा दिमाग जो काम करना चाहता है वो कर पाएगा। तो आप अगर इस मूव को, इस दशा से चल रहे हैं और चंद्रमा को यहाँ देख रहे हैं जल तत्व की राशि में, तो आप जल तत्व की राशि के हिसाब से अपने रहने की जगह को किसी समंदर के पास लेकर आ जाइए, जहाँ पे कि आपको अतः सागर 12 नंबर की राशि दिखाई देती है। तो फिर आप देखेंगे धीरे-धीरे आपके अंदर एक शांति आएगी और जब अंदर से शांति आएगी, आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपने काम को करेंगे, चीज़ें राइज़ होंगी। जो दशा चल रही है उसमें थोड़ा-सा ध्यान इस बात का रखना है कि राहु की जो महादशा है वो इस समय पंचम भाव पर है गोचर में, और इस समय आपकी बुद्धि भी बहुत ही एक्टिव मोड पे रहेगी, एक्टिव मोड पे। सितंबर 2023 के बाद ये राहु चंद्रमा को छुएंगे, वहां पे आपके मन के अंदर भी बहुत सारी चाहतों को देंगे, लेकिन दशा चल रही होगी राहु के साथ साथ शुक्र की। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक उन्नति होगी। पिछले जन्म के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके ऊपर ये शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा इस साल में नवंबर के बाद से, ठीक है? तो तकरीबन वहां से अगर हम देखते हैं तो पास्ट बर्थ के हिसाब से ये जो शनि है आपके, ये आपको कुछ धन देने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, एक बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो क्या? शनि की साढ़े साती यहाँ पे शुरू होगी और शनि की साढ़े साती जब शुरू होगी तो तृतीय भाव से जब शुरू होने से अच्छे रिजल्ट्स हम 2.5 साल के अंदर निकाल सकते हैं। उसके बाद जब ये आगे जाएंगे तो यहाँ पे इनको वेल्थ क्रिएशन भी करना है, ठीक है? लेकिन मन को थोड़ा सा परेशान भी करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे यही बोलूंगा साढ़े साती का जो सेकंड फेज है उसमें थोड़ी सी उठापटक तो हो सकती है, लेकिन शनि फिर भी अपनी ओर से एक पॉजिटिव रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, उसको आपको डेवलप करना है। और बहुत अच्छा समय, यानी कि ज़िंदगी आपको जो इस समय शिक्षा दे रही है, टीचिंग्स दे रही है, अगर उसको आप अपने ज़िंदगी में 2028 तक खोज करके निकाल के चले आए, तो हो सकता है 2029 के बाद आप एक जगह बैठ के सिर्फ अपने वाणी के दम पर, गुरु ज्ञान के दम पर लोगों के साथ अपने सारे जो संपर्क हैं उसे बना सकेंगे और ये सभी जो इतने बड़े राजयोग आपके भाग्य में बैठे हैं वो खुल जाएंगे। उस राजयोग को खोलने के लिए ये जिंदगी इस समय संघर्ष करा रही है, बस ये संघर्ष आपको अपने बुद्धि से करना है। परिस्थिति ये है जिसका हल मैंने आपको परिस्थिति से दिया, ये आपकी बुद्धि है। इस बुद्धि को कभी भी डेड मत होने दीजिए। राहु खोजना चाहता है, नई नई चीज़ों को खोजना चाहता है, उसको ये परिस्थिति दे दीजिए जहाँ पे वो चीज़ों को खोज सकता है। धीरे धीरे आपकी उन्नति होगी। मानता हूँ समय लंबा है, लेकिन ज़िंदगी जितना कुछ सिखा रही है उतना ही अच्छे से आपको रिजल्ट देगी। जब हम बात मोदी जी और केजरीवाल जी की करते हैं तो यहाँ पे हम पॉलिटिक्स को कंपेयर नहीं करते। जब मैं ये दो बात करता हूँ तो मैं जिंदगी को कंपेयर करता हूँ। एक आदमी जिसकी जिंदगी एक गरीबी से निकली हो, जिसने बस थाली बर्तन बजा के देखा है कि बच्चे कैसे खुश रहते हैं, और एक आदमी जिसकी जिंदगी किताबों से निकली हो, जो ये पढ़ता है कि वेंटिलेटर का स्विच ऑन करने से जिंदगियां बचती हैं। इन दोनों में अंतर होता है। जब बहुत विकट परिस्थिति आती है तो जिस इंसान ने जिंदगी में गरीबी देखी होती है वो विकट परिस्थिति से अपनी जिंदगी की सीखी हुई चीजों से उभरता है, और जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उन परिस्थितियों से उभरता है, एक इकोनॉमी को संभालना है, एक मेडिकल सर्विसेज को संभालना है, तो आप ऐसा पढ़ते हो वेंटिलेटर लगाने से जिंदगियां बचेंगी। वो जो गरीब है वो पढ़ता है कि भाई दूसरा जो वहां डॉक्टर है उसके ऊपर बोझ घटाने से जिंदगी बदलेंगी। दोनों के देखने का नजरिया अलग अलग है।
ज़िंदगी आपको देखने का नज़रिया सिखाएगी। किताबें आपको सिर्फ़ डिग्रियाँ दे सकती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने देखने के नज़रिए को अपनी ज़िंदगी के तहत लेकर चलेंगे, तो ज़िंदगी ही आपको सिखाएगी और वही आपको तोहफ़ा देगी। मैं आगे कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने शायद स्कूल ड्रॉप आउट्स किया है, लेकिन दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। और आज की स्थिति में बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग भी वो नहीं कर पाते, उतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते, जितना कि कोई एक कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी ला सकता है। इसलिए एजुकेशन कोई पैमाना नहीं है। मेजर कंसर्न है आपका नज़रिया अपनी ज़िंदगी की तरफ क्या है। अगर आपका नज़रिया अपनी ज़िंदगी की तरफ है, तो यही ज़िंदगी आपको देने आई है। अगर उससे जो समय चल रहा है, उनसे आप चीज़ों को सीख गए, तो फिर यही ज़िंदगी आपको भर-भर के देगी और बाकी के लोग जो आज आपके परिस्थितियों के कारण, आपकी स्थितियों के कारण आपसे दूर भाग रहे हैं, वो खुद मजबूर होके आपके पास ज़रूर आएँगे, क्योंकि ज़िंदगी ही उनको दूर हटा के आपको सिखा रही है और जब आपको बना देगी, तो वो लोग भी आपके पास भले ही झूठे रूप से आएँ, लेकिन आएँगे ज़रूर। धन्यवाद।